पेरिस समझौता नाम तो हम सबने कहीं ना कहीं सुना ही है, पर यह है क्या असल में? आज इसी ऐतिहासिक ग्लोबल डील की तह तक चलेंगे और समझेंगे कि आखिर ये हमारे प्लैनेट के फ्यूचर के लिए इतनी जरूरी क्यों है। जरा सोच कर देखिए, दुनिया के करीब करीब 200 देश और उन सबको एक ही बात पर राजी करना कितना बड़ा चैलेंज होगा ना, है ना? बस यही वो पहेली थी जिसे पेरिस समझौते ने सुलझाने की कोशिश की, और हमारी आज की पड़ताल यहीं से शुरू होती है। तो आगे क्या क्या होने वाला है? सबसे पहले हम देखेंगे कि इस समझौते की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर समझेंगे कि ये है क्या, काम कैसे करता है, इसके मेन गोल्स क्या हैं, कोई देश अपनी तरफ से क्या वादा करता है, और आखिर में पेरिस के बाद अब हम कहाँ खड़े हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक सचेत ग्रह। मतलब ये समझौता क्या है, इससे पहले ये समझना ज्यादा जरूरी है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। तो देखिए, 2015 से पहले की दुनिया एक ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रही थी जिसे कोई एक देश अकेले तो सॉल्व कर ही नहीं सकता था। क्लाइमेट चेंज, एक ऐसा खतरा जो सबका था, अर्जेंट था और पूरी दुनिया पर मंडरा रहा था। और इसके लिए एक बिल्कुल नए तरीके के ग्लोबल टीम वर्क की जरूरत थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पेरिस समझौता असल में है क्या? कह सकते हैं कि ये उस बड़े चैलेंज का दुनिया का कलेक्टिव जवाब था। तो आखिर ये पेरिस एग्रीमेंट है क्या चीज़? देखिए, सिंपल भाषा में कहें तो ये क्लाइमेट चेंज पर एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है। मतलब एक ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट जिसे मानना कानूनी तौर पर ज़रूरी है। और कमाल की बात यह है कि 12 दिसंबर 2015 को 196 पार्टियां एक साथ आईं और इस पर हामी भरी। यही दो चीज़ें, लीगली बाइंडिंग होना और लगभग पूरी दुनिया का साथ आना, इसे इतना पावरफुल बनाती हैं। और जब इस पर साइन हुए ना, तो इसे क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट माना गया। ये सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं था, ये एक सिंबल था पूरी दुनिया के एक साथ खड़े होने के इरादे का। ओके, तो अब सवाल आता है कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि इसका जो पूरा मैकेनिज्म है ना, वही इसकी सबसे खास बात है। चलिए समझते हैं। इसे समझने का एक बहुत मज़ेदार तरीका है। सोचिए, एक ग्लोबल पॉटलक पार्टी हो रही है। हर देश अपनी तरफ से एक डिश लेकर आ रहा है, मतलब अपना खुद का क्लाइमेट एक्शन प्लान। कोई फिक्स्ड मेन्यू नहीं है, जो देश जो ला सकता है अपनी क्षमता के हिसाब से वो लेकर आता है। और ये अप्रोच पहले के क्योटो प्रोटोकॉल से बिल्कुल अलग थी। क्योटो में क्या था? एक टॉप डाउन सिस्टम था, मतलब ऊपर से कुछ डेवलप्ड देशों के लिए टारगेट फिक्स कर दिए गए। लेकिन पेरिस अग्रीमेंट का तरीका बॉटम अप है, यानी हर देश खुद अपना प्लान लाता है। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है, सबको साथ लेकर चलता है, और शायद यही वजह है कि इसे लगभग पूरी दुनिया का सपोर्ट मिला। ये पूरा सिस्टम एक 5 साल के एम्बिशन साइकिल पर चलता है। प्रोसेस कुछ ऐसा है। पहले हर देश अपना क्लाइमेट प्लान, जिसे NDC कहते हैं, सबमिट करता है। फिर उसे अपने देश में लागू करता है और बताता है कि कितनी प्रोग्रेस हुई। हर 5 साल में एक ग्लोबल स्टॉक टेक होता है, मतलब एक तरह का ग्लोबल रिव्यू कि हम सब मिलकर कहाँ तक पहुँचे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इस रिव्यू के बाद देशों से उम्मीद की जाती है कि वो पहले से भी ज़्यादा एम्बिशियस प्लान लेकर आएं। तो ये एक ऐसा साइकिल है जो लगातार बेहतर होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चलिए अब बात करते हैं उन 2 जादुई नंबर्स की जो इस पूरे समझौते का दिल हैं। पहला और सबसे ज़रूरी नंबर है 2 डिग्री सेल्सियस। अग्रीमेंट का मेन गोल है कि ग्लोबल टेम्परेचर में जो बढ़त हो रही है उसे प्री इंडस्ट्रियल लेवल के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे रखना है। ये समझ लीजिए कि ये हमारी अपर लिमिट है, एक तरह की रेड लाइन। लेकिन एग्रीमेंट हमें इससे भी बेहतर करने के लिए पुश करता है, और वो है दूसरा नंबर 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये ज़्यादा एम्बिशियस और ज़्यादा सेफ टारगेट है। कोशिश ये करनी है कि हम टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री पर ही रोक दें, ताकि क्लाइमेट चेंज के सबसे बुरे असर से बचा जा सके। तो क्लियर है, गोल है 2 डिग्री से काफ़ी नीचे, लेकिन कोशिश करनी है 1.5 डिग्री की। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी ग्लोबल बातें, लेकिन ग्राउंड पर किसी एक देश के लिए इसका मतलब क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। याद है वो पॉटलक वाली डिश? उसी को ऑफिशियली कहते हैं नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, या शॉर्ट में NDC। ये हर देश का अपना यूनिक एक्शन प्लान है। इसमें वो बताते हैं कि वो एमिशन कैसे कम करेंगे और क्लाइमेट चेंज के असर से कैसे निपटेंगे।
सच पूछो तो ये एनडीसीज ही पेरिस एग्रीमेंट की असली जान है। अगर एक एग्जाम्पल देखें तो भारत की एनडीसीज में क्या क्या शामिल है, जैसे अपनी जीडीपी की एमिशन इंटेंसिटी को कम करना, नॉन फॉसिल फ्यूल यानी बिना कोयला पेट्रोल वाली बिजली का एक टारगेट अचीव करना, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर एक कार्बन सिंक बनाना, मतलब कार्बन सोखने की क्षमता बढ़ाना। इससे पता चलता है कि हर देश अपने हालात के हिसाब से अपने टारगेट सेट करता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, द रोड फ्रॉम पेरिस, मतलब अब आगे क्या, इस समझौते का असल असर क्या हो रहा है। देखिए, आज की तारीख में इस अग्रीमेंट को देखें तो सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं। एक तरफ है चैलेंजेस, जैसे देशों के वादों और असल में जरूरी लक्ष्यों के बीच एक एम्बिशन गैप है। इसे लागू कैसे करवाया जाए, ये एक सवाल है, और पैसों की भी जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ मौके भी हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हो रहा है, ग्लोबल कोऑपरेशन का नया दौर शुरू हुआ है, और हम एक सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि पेरिस समझौता हमें एक फ्रेमवर्क देता है, एक रास्ता दिखाता है। ये एक स्टार्टिंग लाइन है, फिनिश लाइन नहीं। इसकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि इस फ्रेमवर्क के अंदर देश असल में करते क्या हैं। तो सवाल यहीं आकर रुकता है। फ्रेमवर्क तो बन गया, पर क्या हमारी कलेक्टिव एम्बिशन, यानी सबकी मिलकर कुछ बड़ा करने की चाहत, ही इसकी सबसे कमजोर कड़ी है? क्योंकि इस समझौते की कामयाबी सिर्फ वादों पर नहीं, बल्कि उन वादों को हकीकत में बदलने की हमारी सबकी इच्छा शक्ति पर टिकी है।